आज हम कौन सा लेक्चर पढ़ने वाले हैं? लेक्चर 5। हमने कल क्या किया था? रोल्स लॉ पढ़ा था, जिसमें हम लिक्विड मिसिबल वाला सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, उसके केसेस देखे थे, और कॉम्पोजिशन लिक्विड फेस में निकालना और वेपर फेस में कैसे निकालते हैं, और प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर कम हो रहा है तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, कब फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑब्जर्व होती है, कब लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होती है। तो अलग अलग केसेस में हमको कॉम्पोजिशन निकालना आना चाहिए। एक हमने कर लिए फॉर्मूला लिखा था, किसके लिए था ये? वेपर कॉम्पोजिशन देखो, डेरिवेशन तो तुमको कहीं आने का नहीं है, बस अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो कैसे उस टाइम इंस्टेंट निकालो, बस उसके लिए जान लो। इतना ही लिखती हूँ हर बार। अच्छा, इसका डेरिवेशन देख लो। हाँ, इसका डेरिवेशन देख लो, कोई बात नहीं। इधर देखो, पी नॉट एक्स इज इक्वल टू पी टी प्लस वाई, ये हमने इक्वेशन देखी थी। ये डाल्टन्स लॉ से आता है, पार्शियल प्रेशर ए कंपोनेंट का, और ये रोल्स लॉ से आता है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ये एक्चुअली क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, ठीक है। ये फ्रॉम और ये तो इसको कैसे देखना है? यहाँ पे x से किसके इक्वल हो जाएगा? पी टी वाई ए और पी ए नॉट। अब मुझे मेरी इसमें देख लिया मैंने, इक्वेशन में कहीं भी x की टर्म इन्वॉल्व नहीं है, y की टर्म इन्वॉल्व है, उनके जो प्योर प्रेशर है वो है, और टोटल प्रेशर है। तो मैंने x को इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। इसी तरह अगर y भी लिखना चाहोगी तो क्या आ जाएगा? सॉरी, x भी किसके इक्वल आ जाएगा? पी टी वाई बी अपॉन, यहां तक सबको आता है ना। अब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होता है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, बस ये चीज ध्यान रखने की है इसमें। अब इसमें ये वैल्यूज पुट करो और वहां तक पहुंच जाओगे। हाँ, इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या रहेगा? पी टी वाई ए पी ए नोट प्लस पी टी वाई बी पी बी नोट इज इक्वल टू 1। पी टी कॉमन है तो मैंने वाई ए पी ए नोट यहाँ ले लिया, पी बी नोट यहाँ, ये हो गया मेरा 1 अपॉन पी टी। यहाँ तक हो जाएगा। पी टी कॉमन लिया है और वो डिवाइड में चला गया उधर जाके, ठीक है। तो मेरे पास 1 बाई पी टी आ गया। अब मुझे इस फॉर्म में लिखना है, तो अगर मैं वाई ए फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ तो इसको 1 माइनस वाई ए कर दूंगी, और अगर मुझे वाई बी फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है तो इसको 1 माइनस वाई बी कर देंगे। तो कोई एक केस देख लेते, दूसरा अपने आप डिराइव कर लेना। तो हम यही वाली डिराइव करते हैं। हमको वाई ए चाहिए, मतलब वाई बी की जगह मेरे को क्या लिखना होगा? वाई ए अपॉन पी ए नोट प्लस 1 माइनस वाई ए और पी बी नोट इज इक्वल टू 1 बाय पी टी। तो इसमें पी ए नोट हो गया, ये पी बी नोट हो गया, वाई ए कॉमन हो जाएगा। तो इससे क्या इक्वेशन मिलेगी? 1 अपॉन पी बी नोट, और यहाँ पे क्या बन गया? वाई ए बाहर ले लिया मैंने, पी ए नोट माइनस 1 अपॉन पी बी नोट इज इक्वल टू 1 बाय पी टी, जो कि हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है। लिख लो इसको, और इसको वाई बी टर्म में भी अपने आप बस वैल्यूज दूसरी रखनी है। नहीं समझ आ रहा? आ गया? एक ना पिछले पी वाई क्यू में एक क्वेश्चन आ रखा था, उसको एक बार घर से खुद ट्राई करके आना, हम कल उसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। उसमें था 1 बाई एक्स ए वर्सेस
1/YA का ग्राफ प्लॉट करना था, मतलब इसके स्लोप और इंटरसेप्ट पूछ रखे थे। अगर इसके वर्सेस में ये वाला ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या स्लोप होगा और क्या इंटरसेप्ट होगा। ये y की तरह लेंगे, ये x की तरह लेंगे, मुझे m और c निकालना है। तो तुमको यही इक्वेशन यूज होगी कहीं, और ये स्लोप ये इनिशियल प्रेशर्स की टर्म में रहेगा, PA0 PB0 की टर्म में। ठीक है, तो थोड़ा ट्राई करना, यहां से वहां वैल्यूज पुट करके एक बार कोशिश जरूर करना इसको। तुम्हारे 2025 में यहाँ रखा है ये क्वेश्चन, इनके मतलब जिनका जो ये भी सेशन हुआ है जेई वाला, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया। तो ये क्वेश्चन तुम लिख लो और इसका स्लोप और इंटरसेप्ट बताना है। हिंट में दे रही ये इसी तरह की क्वेश्चन कुछ यूज होगी। और पीटी को यहाँ पे एक्स से, या अगर एक्स से यूज करते हो तो पीटी को एक्स से वाले टर्म में लिख लेना, जो हमने लिखा नहीं था PA0 प्लस PB0 माइनस PA0 एक्स से या वाई, एक्स से या XB वाली जो भी इक्वेशन थी उस टर्म में लिख के सॉल्व करना हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन सबको पता है ना, y = mx + c, m और c निकालना। प्लीज ऑनेस्टली सब लोग ट्राई करना, लिख लो इतने इसको, लिख लिया ना। ये कल हमने जो पढ़ा था वेपर कॉम्पोजिशन कर्व पढ़ा था, वेपर प्रेशर का कॉम्पोजिशन के साथ रिलेशन जो देखा था, जिसमें एक लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व था और एक वेपर कॉम्पोजिशन कर्व था। आज हम बॉइलिंग पॉइंट वाला देखेंगे, किसके लिए इतने में हो जाएगा। तो अभी जो फेज डायग्राम वाली हेडिंग नहीं डलवाई थी रॉल्स लॉ के एप्लीकेशन की, तो उसका पहला दोनों ही फेज डायग्राम ही है, एक वेपर प्रेशर और कॉम्पोजिशन का है और एक बॉइलिंग पॉइंट और कॉम्पोजिशन का है। और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन रहता है, किसी का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो इनवर्स उल्टा जैसा ग्राफ बनता है उसका। तो इसके बी उसको लिख सकते हो तुम साइड में, वेपर वर्सेस कॉम्पोजिशन फेज डायग्राम, और ये हो जाएगा टेम्परेचर वर्सेस कॉम्पोजिशन फेज डायग्राम। इसमें क्या होता है, अभी इस साइड वाले को तुमको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुमको रिलेट करके बता रही हूँ। अगर ये प्रेशर है A0 और यहाँ पे प्रेशर है PB0, ठीक है, यहाँ पे XA है और यहाँ पे XB1 है, तो ये यहाँ से ऐसे ग्राफ जा रहा है। तो अब इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर ऊपर आएगा कि नीचे ही आएगा। इसका प्रेशर अगर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, प्योर लिक्विड का ज्यादा रहेगा, तो उसको हम ऊपर की साइड ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा TA0, यहाँ पे XA की वैल्यू क्या है 1 और XB की वैल्यू क्या है 0। इस साइड वाला बनाने की जरूरत नहीं है, इससे रिलेट करके बता रही। और यहाँ पे XA की वैल्यू 0 और XB की वैल्यू 1। यहाँ पे इसका टेम्परेचर मान लो कोई आ रहा है TB0, तो इसको ये लाइन किसको दर्शा रही है, बॉइलिंग पॉइंट एट एनी कॉम्पोजिशन। ठीक है, अब एक्चुअली में कैसे बनता है इसमें, तो अगर ऊपर वाले में यहाँ पे कैसा कर्व था, इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व। तो यहाँ पे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, यहाँ पे अगर ऊपर में लिक्विड था तो यहाँ पे ऊपर में क्या रहेगा, तो ये हो जाएगा वेपर कॉम्पोजिशन कर्व। और इसको क्या बोल रहे थे वेपर कॉम्पोजिशन कर्व को, ड्यू पॉइंट कर्व। तो इसके ऊपर सारा वेपर रहेगा, जब ये इस पॉइंट पे पहली ड्रॉप लिक्विड की ऑब्जर्व होगी। हम जस्ट उसका उल्टा चल रहे हैं अभी, और इसमें बीच में क्या रहेगा, वेपर और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रहेगी।
नीचे वाले को क्या बोलते हैं? लिक्विड कॉम्पोजिशन कर्व, और इसको क्या बोला था? बबल पॉइंट कर्व। तो इधर सारा लिक्विड रहेगा, इधर सारा वेपर रहेगा। तो तुमको देखना है कि कर्व किसका बोल रखा है, वेपर प्रेशर का बोल रखा है कि टेम्परेचर का बोल रखा है, तो उसके हिसाब से आंसर करना है। और अगर कोई लिक्विड की ड्रॉप वेपर में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं डिस्टिलेट, ये मैं लिखवा भी दूंगी। और अगर कोई वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेट। ये टर्म यूज की जाएगी कभी कभी, लिक्विड की जगह पे कंडेंसेट लिखा होगा और वेपर की जगह पे डिस्टिलेट लिखा होगा। स्पेशली इनका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा होता है, अगला एप्लीकेशन हम वही पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। तो जो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं, तो मान लो कोई मिक्सचर है जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसपास है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में या डिस्टिलेशन में एक्चुअली क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि हम बॉइलिंग करते हैं, जिसका हायर वेपर प्रेशर होगा पहले उड़ जाएगा और उसको बाद में कंडेंस कर लिया जाता है, तो उससे हमको प्योर लिक्विड मिल जाता है। तो ये उसका सिंपल प्रिंसिपल रहता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यहां कैसे समझ आ रहा है, मान लो ये कॉम्पोजिशन पे ये कोई बॉइलिंग पॉइंट है, इस बॉइलिंग पॉइंट पे जो, अगर मैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन बी की बात कर रही हूँ कि ऐसे जा रहे, तो इस पॉइंट पे कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वेपर फेस में है और कितना लिक्विड फेस में है, वो इस डायग्राम से पता लगता है। ये हम आगे भी थोड़ा एक बार इसके बारे में हल्का डिस्कशन करेंगे। तो इस यहाँ पे पॉइंट लगाया हमने बॉइलिंग पॉइंट, अब दोनों साइड एरो खींच दो दोनों कर्व पे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया, इसको चाहे तुम अभी मत बनाना, बस अभी समझ लो, यहाँ पे जो पॉइंट आया तो इतना कॉम्पोजिशन तो होगा वेपर फेस पे, और जो इसके अपोजिट साइड में जहां पे एरो टच करेगा तो इतना कॉम्पोजिशन होगा लिक्विड फेस में। तो इस तरह से पता करते हैं। तो धीरे धीरे हम फिर उसको, जैसे यहाँ पे मुझे इतना कॉम्पोजिशन वेपर फेस का मिला, मैंने उसको कंडेंसेट कर लिया, फिर बाकी जो बचा हुआ फिर उसको फिर से बॉईल करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा कर करके हम फ्रैक्शंस निकालते हैं, जिससे हमको एक लिक्विड प्योर मिल जाता है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल पे, ये राउल्ट्स लॉ के प्रिंसिपल पे काम करता है, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये वाला चीज बना लिया है। तो अगला एप्लीकेशन लिखो, डिस्टिलेशन। हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बस तुम बेसिक समझ लो कि कैसे फ्रैक्शंस में काम होता होगा। डिस्टिलेशन लिखो, सेकंड एप्लीकेशन। पहला पॉइंट लिखो इसी के अंदर, लिखो द कॉम्पोजिशन
द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर that are in mutual equilibrium are not always the same. उनके सेम के तो बहुत ही कम चांसेस है कि लिक्विड में भी सेम कॉम्पोजिशन हो और वेपर में भी सेम कॉम्पोजिशन हो, अलग अलग ही मिलती है। तो हमको हमारी कॉमन सेंस ये बता रही कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसकी कॉम्पोजिशन कौन से फेस में ज्यादा मिलेगी, वेपर फेस में या लिक्विड फेस में? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है वेपर फेस में, तो ये कॉमन सेंस से हम बता सकते हैं। तो अगला पॉइंट यही लिखो, लिखो कॉमन सेंस, आर कॉमन सेंस शुड सजेस्ट, लिखो आर कॉमन सेंस सजेस्ट that vapor should be richer in volatile component. Vapor should be richer in volatile component. volatile किसको बोलते हैं? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। vapor phase should be richer in more volatile component. मोर वोलेटाइल कंपोनेंट लिख लो या ब्रैकेट में लिख लो विच हैज हायर वेपर प्रेशर। वेपर शुड बी रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। वेपर शुड बी रिचर इन मोर वोलेटाइल कंपोनेंट। सेकेंड पॉइंट लिखो इसमें, सेकेंड का फर्स्ट पॉइंट था ये। अच्छा, सेकेंड पॉइंट लिखो, इन अ सिंपल डिस्टिलेशन सेटअप the vapor over a boiling mixture is withdrawn and condensed in a separate container. अब जो ये कंडेंस्ड हुआ है लिक्विड फॉर्म में चला गया होगा, तो इस लिक्विड को क्या बोलेंगे हम? कंडेंसेट। तो लिखो द लिक्विड कलेक्टेड इन न्यू कंटेनर, हाँ इसी पॉइंट में डिस्टिलेशन की बात कर रहे हैं अभी, सिंपल डिस्टिलेशन। द लिक्विड कलेक्टेड इन द न्यू कंटेनर इज कॉल्ड कंडेंसेट। इसी को डिस्टिलेट बोला जाता है। डिस्टिलेट वाला श्योर करूंगी मैं एक बार। कंडेंसेट एंड द लिक्विड रिमेनिंग इन द ओरिजिनल कंडेंसेट and the liquid remaining in the original container is called residue, उसके बाद लिखना है is called residue, तक लिख लिया। रेजिड्यू बोलते हैं उसको, लिख लिया। अगली लाइन लिखनी है। अब कंडेंसेट जो हमने कलेक्ट किया है उसमें किसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा है? किस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा? वोलेटाइल का क्या लेस, मोर वोलेटाइल का क्या लेस वोलेटाइल का? तो ये लाइन लिख लो, द कंडेंसेट हैज
हाँ इसी में अभी डिस्टिलेशन का पूरा मैकेनिज्म मैं इस तरीके से बता रही हूँ, हम कर चुके हैं ये चीज। द कंडेंसेट हैज हायर मोल फ्रैक्शन ऑफ, कंडेंसेट हैज हायर मोल फ्रैक्शन ऑफ more volatile component, more volatile component, higher mole fraction of more volatile component than the original mixture, than the original mixture. And the residue has, and the residue has, and the residue has higher mole fraction of, and the residue has higher mole fraction of less volatile component, less volatile component, less volatile component than the original mixture, than the original mixture. Then the original mixture. इसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन। यही हमने वहां पे जब ऑर्गेनिक वाले टेक्निक्स पढ़ रहे थे उसमें यही चीज पढ़ी थी, पर वो यहां से एक्सप्लेन होती है। लिखो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिलेशन and used to separate more volatile liquid from a less volatile liquid, from a less volatile liquid. लिख नहीं रहा है तू from more volatile liquid from a, to separate a more volatile liquid from a less volatile liquid. तो ये डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल होगा। एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का थोड़ा सा लिखते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यही स्टेप बार बार होता है, तो उसमें ये इक्विलिब्रियम बार बार हमको देखने को मिलता है। तो लिखो इसमें, हाँ थर्ड पॉइंट लिखो, नहीं इसी के अंदर डिस्टिलेशन के अंदर ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पार्ट है, इसी का थर्ड पॉइंट लिखो, डिस्टिलेशन का थर्ड पॉइंट लिखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो। इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन the boiling and condensation cycle, the boiling and condensation cycle is repeated successively, to get a condensate, which gets richer in, to get a condensate which gets richer in the more volatile component, richer in the more volatile component, which gets richer in the more volatile component after each cycle, after each cycle, after each cycle। ठीक है, तो ये अपनी एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म हो गई। एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाए। न्यूमेरिकल लिखो। लिखो एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इज प्रिपेयर्ड। वापस बोल रही हूँ तो रिपीट में 5 बार तो बोलती हूँ मैं, तो वो लाइन का फिर फ्लो टूट जाता है।
लिखो एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन इज प्रिपेयर्ड. An equimolar mixture of benzene and toluene is prepared. The total vapor pressure of this mixture as a function of mole friction. भाई या तो तुम बात मत करो, साफ साफ लिख लो. तो तू इधर ध्यान दे लो, उधर देखता फिर यहाँ का मिस हो जाता है तेरा. The total vapor pressure of this mixture as a function of mole friction of benzene is found to be Pt is equal to 200 plus 400 mole fraction of benzene. ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहा है. पहला पार्ट लिखो इस क्वेश्चन का. Calculate composition of vapors of this mixture. ठीक है. अगला पॉइंट लिखना है इसका. सेकंड पार्ट मतलब if the vapor above liquid in part A are collected and condensed into a new liquid, then calculate the composition of vapors of this new liquid. एक एक करके पढ़ो, एक एक करके सॉल्व करो. ट्राई करो एक बार इसको. सबसे पहले क्या निकालेगी इसमें? यहां पे हमको पीटी की इक्वेशन दे रखी है और पीए नॉट और पीबी नॉट निकल जाएगा यहां से. कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? जिसको भी मानो उसके हिसाब से. अगर इसको बी भी मान रहे हो तो बी के हिसाब से इक्वेशन लिखनी है और इसको ए मान रहे हो तो ए के हिसाब से लिखनी है, फिर पूरा उसी के अकॉर्डिंग करना है.
वो चेंज नहीं करना है। तो अगर मेरे पास बेंजीन और टॉल्विन है ना, बेंजीन को मैंने मान लिया ए और टॉल्विन को मान लिया बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पी बी नोट उल्टा ही मान लेते हैं ताकि हमारे आंसर में गड़बड़ ना हो। पी ए नोट प्लस ये हो जाएगा पी बी नोट माइनस पी ए नोट, यहाँ पे एक्स बी, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो पी ए नोट कितना आ जाएगा 200 mg, मतलब टॉल्विन का कितना आ जाएगा प्रेशर, पी नोट टॉल्विन 200 mm Hg, और अगर पी बेंजीन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 600 mm Hg। यहां तक हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब उन्होंने स्टार्टिंग क्वेश्चन में दे रखा था इक्विमोलर मिक्सचर। इक्विमोलर मिक्सचर का मतलब क्या है, जितने मोल ए के हैं उतने मोल बी के हैं, 50-50% है। 50-50% का मतलब मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 0.5। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है तो लेट करके कर लो। टोटल मोल मान लिया मैंने 1, दोनों के कितने कितने हो जाएंगे, हाफ हाफ, तो हाफ अपॉन 1 हाफ ही रहेगा 0.5 ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन एक्चुअली में उसका फ्रैक्शन है कितना वो प्रेजेंट है, जो हम परसेंटेज में नहीं बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि 0.8 किसी का मोल फ्रैक्शन है तो मतलब वो 80% है। अगर मैं बोलूं 0.2% है, 0.2 है तो वो 20% प्रेजेंट है। तो ये इक्विमोलर बोल रहा है, मतलब दोनों क्या है 50-50 है। तो क्या मोल फ्रैक्शन हो जाएगा दोनों का 0.5 और 0.5। तो अब मुझे पीटी में निकाल लूंगी यहां से, इसमें ही वैल्यू पुट करके, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, टोटल प्रेशर 200, वैसे तो वो डायरेक्ट ही आ जाता, 400 मल्टीप्लाई बाय हाफ, तो कितना आ गया 400 mm Hg। अब मेरे को टोटल प्रेशर मिल गया है, मुझे एक्सए की वैल्यू मिल गई है, मतलब एक्सए और एक्स भी पता चल गया, टोटल प्रेशर पता चल गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर्स निकालना है, मतलब YA और YB निकालना होगा। तो वो वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, P टोटल मल्टीप्लाई बाय YA इज इक्वल टू PA नॉट मल्टीप्लाई बाय XA। तो ये सब चीजें मुझे पता है, सिर्फ YA निकालना है, निकल जाएगा ये। तो मुझे बेंजीन का बता दो, टॉल्विन का बता दो, कितना कितना आएगा मोल फ्रैक्शन। जिसका प्रेशर ज्यादा है वो वेपर में ज्यादा मिलेगा। प्रेशर किसका, बेंजीन का ज्यादा, तो बेंजीन 3/4 मिलेगा और टॉल्विन 1/4 मिलेगा। तो वाई बेंजीन कितना आ गया है 3/4 और टॉल्विन कितना आ गया है 1/4। अगर हम इसको परसेंटेज वाली लैंग्वेज में भी बोले तो 75% बेंजीन है और 25% टॉल्विन है। टोटल में से जो भी वेपर में कन्वर्ट हुआ उसमें 75 बेंजीन और 25 क्या है टॉल्विन। अब उसने बोला कि जो ये वेपर्स बने थे ऊपर, उसने उसको दूसरे कंटेनर में कलेक्ट कर लिया और कंडेंसेट कर लिया। मतलब ये सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो गए, अब अरे बोलो, ये सारे किसमें कन्वर्ट हो गए हैं। तो सेकेंड पार्ट में जो इसने बोल रखा है वो बोला है वेपर अबव लिक्विड इन पार्ट ए, जो ये वेपर बने हैं इसको मैंने कलेक्ट किया और कंडेंसेट कर लिया नए लिक्विड में। तो अब ये सेकेंड पार्ट में किसकी कॉम्पोजिशन बन जाएगी, लिक्विड की कॉम्पोजिशन बन जाएगी, मतलब एक्स ए और एक्स बी बन गया। तो हमारे पास अगर एक्स ए एक्स बी ये आ गया है तो टोटल प्रेशर, ये मैं सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन कर दी। अब पीटी में ये चीज क्लियर हो गई ना कि अब एक्स बेंजीन कितना हो जाएगा 3/4 और एक्स टॉल्विन कितना हो जाएगा 1/4। अब मुझे इस क्वेश्चन में निकालना है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कितना होगा। लिक्विड फेज में मेरे को पता है टोटल प्रेशर, अब लेकिन बदल जाएगा क्योंकि जब हाफ ऑफ मोल था, मोल फ्रैक्शन था, तब टोटल प्रेशर 400 था। अब मोल फ्रैक्शन वो नहीं है, तो अब हम फिर से क्या निकालेंगे, पहले पी टोटल निकालेंगे। पी टोटल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं,
पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी ए नॉट कितना दे रखा है हमको, मतलब जिसका भी ले रहे हैं, बेंजीन का प्रेशर कितना है 600 और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना है 3/4 और टोल्विन का कितना है 200 और मोल फ्रैक्शन कितना है 1/4। तो ये कितना हो जाएगा 15, 150 मतलब ये 400, 450 प्लस 50 कितना आ गया 500 mmHg मेरा टोटल प्रेशर आ गया। यहां तक सबको समझ आ रहा है कैसे चल रहा है? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस तुमको सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ेगा, जो जो वो बोल रहा है वैसा वैसा करके उसको आंसर निकाल के दे दो। तो यहां तक पी टोटल निकल गया 500 mmHg। मेरे को क्या निकालना है लिक्विड वाले, अब वेपर फेस में जो है मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है? तो वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, YA इज इक्वल टू PA नॉट XA डिवाइडेड बाय P2। तो ये वैल्यूज पुट करो और YA और YB बताओ कितना आएगा। जीरो पॉइंट, हाँ टोल्विन का 0.1 है, तूने 0.9 बोला, वो बेंजीन का है, तो मतलब 90% अब बेंजीन है, 10%। तो यही देखो, ये अब तुम अगर वो फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट अगर हम सोचे, अब यहाँ पे मैंने पहले कुछ वेपर में जो कन्वर्ट हुआ उसको कलेक्ट किया, उसमें 75% क्या था मोर वोलेटाइल कंपोनेंट था, 25% लेस वोलेटाइल कंपोनेंट था। अब फिर से जब हमने उसको हीट किया या जब फिर से वो वेपर में कन्वर्ट हुआ तो मोर वोलेटाइल का परसेंटेज क्या हो गया है 90% हो गया है। और ऐसे ऐसे करके हम 100 तक पहुंचते हैं। इस तरह के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है। सोच पा रहे हो ये वाली चीज? अब उस 90 को भी अगर हम कलेक्ट करते तो वो और 95 के अराउंड चला जाता। कर करके ऐसे एक्यूरेट तो पूरा मिलेगा नहीं, पूरा प्योर नहीं मिलेगा, पर 99.99 मिल जाएगा। हाँ वेपर, अभी तक जो भी हम कर रहे थे मिक्सिबल लिक्विड की बात थी, जो लिक्विड आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। जब हम इमिसिबल लिक्विड की बात करेंगे तो जो उसका ओरिजिनल प्रेशर रहेगा वही एग्जर्ट करेगा, बस इसमें इतना ही देखना है। हाँ हाँ पी ए नॉट, और वो इंडिविजुअल से क्या रहेगा ज्यादा रहेगा। तो स्टीम डिस्टिलेशन इस प्रोसेस पे काम करता है। स्टीम डिस्टिलेशन में हम जनरली दो ऐसे लिक्विड्स लेते हैं जो एक दूसरे के साथ इमिसिबल होते हैं। शायद मैंने तुमको एनिलीन वाटर मिक्सचर का एग्जांपल करवाया था, और वो दोनों की दोनों क्या है इमिसिबल है आपस में। तो ऐसे लिक्विड को स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट किया जाता है। ये लिख लो, फिर इसके बाद थोड़ा सा इसमें बस इतना बता दे रही हूँ कि दोनों का प्रेशर अपना अपना एक्सर्ट होता है। मतलब पी टोटल इसमें किसके इक्वल आएगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के इक्वल। लिखो फॉर्म, हेडिंग डाल लिए? लिखो फॉर मिक्सचर ऑफ टू
for mixture of two completely immiscible liquids, comma, each liquid exerts its own vapor pressure, comma, independent of the other component. Hence the total vapor pressure is the sum of separate vapor pressure of the two components in the pure state at given temperature. मतलब P total is equal to PA नॉट प्लस PB नॉट। ऐसा इसलिए क्योंकि PA किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसमें एक्चुअली में क्या रहेगा, PB नॉट ये दो चीजें ध्यान रखनी है। दोनों के नीचे मोल्स तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल मोल से डिवाइड करना, तो वो तो कट जाएगा। अरे इसका मोल लिखेंगे तो एक्स बी होगा, ये एक्स ए होगा। एक्स बी को क्या लिखेंगे, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसके नीचे भी एन बी प्लस एन ए रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली क्या बचेगा, एन बी अपॉन एन ए। हाँ लिखना है ये। बताती हूँ, इसको तुमको ध्यान रखना है, इस इक्वेशन को। इसका डेरिवेशन कहाँ से जरूरी, ये हमको जरूरत नहीं है। और ये हम डायरेक्टली इससे भी देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे सॉल्यूशन में होएंगे उसके प्रेशर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वैसे मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, पर यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो उससे हमने ये सॉल्व किया है। आगे लिखो लिमिटेशंस ऑफ रॉल्स लॉ। लिमिटेशंस लिखने हैं इसके, एक ही लिमिटेशन है वैसे।
limitations of Rolle's law. Liquid Raoult's law only work for Rolle's law only work for ideal solutions. Only work for ideal solution. एक और इसी में पॉइंट लिख लो. Very dilute solution obey Raoult's law to a reasonable approximation. ठीक है, तो जो आइडियल सॉल्यूशन रहेगी उसके लिए ही हम ये वाली इक्वेशन लगा पाएंगे कि Pt इज इक्वल टू Pa नोट XA प्लस Pb नोट XB. ये वाली इक्वेशन किसके लिए वैलिड होगी? सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के लिए. और ये किसकी इक्वेशन है? रॉल्स लॉ से आई है. तो अब सॉल्यूशन कितने प्रकार, एक आइडियल सॉल्यूशन. अब हम इनको डिफाइन करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं. एक्चुअली में आइडियल सॉल्यूशन किनको बोला जाता है कि जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में अलग अलग इंटरेक्शन है, जब उसकी इंटरेक्शन मिक्सचर की जैसी हो जाए. मैं क्या बोलना चाह रही कि जैसे मान लो A सॉल्यूट है और B सॉल्वेंट है, तो AA में कुछ अपनी इंटरेक्शंस होगी और BB में कुछ इंटरेक्शंस होगी. सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब इनकी इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट के इक्वल हो जाती है तब वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं और तब वो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगी. जब मान लो A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है, सॉल्यूट की इंटरेक्शंस होगी, कुछ सॉल्वेंट की होगी. जब ये इंटरेक्शंस किसके इक्वल हो जाए? AB के इंटरेक्शन के इक्वल हो जाए तो वो कैसे सॉल्यूशन कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस. आइडियल सॉल्यूशन की कुछ खास बातें, जैसे उसका डेल्टा H क्या रहता है? मिक्सिंग का 0 रहता है. और डेल्टा V भी क्या रहता है उसका? मिक्सिंग का, कि जो पहले मिक्सिंग से वॉल्यूम था बाद में भी उतना ही वॉल्यूम है, मिक्सिंग का वॉल्यूम भी 0. अब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहता है? इसके एग्जाम्पल्स भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वो तुमसे डायरेक्ट पूछ लेंगे कि ये एग्जाम्पल आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो करता है या नहीं करता. अब आइडियल सॉल्यूशन तो ये हो गया. इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होते हैं फिर, जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे. तो नॉन आइडियल में भी हम दो चीजें पढ़ते हैं. एक होता है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से, और एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है. अब पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? रॉल्स लॉ के हिसाब से मेरा प्रेशर ऐसा आना चाहिए था, है ना. ये प्रेशर का कर्व है ना, P टोटल का ग्राफ इस तरीके का आना चाहिए था. पर अगर ये ग्राफ इतना ना आके ऊपर साइड डेविएशन करता है, मतलब PT अब ज्यादा हो गया है इस वैल्यू से, जो ये रॉल्स लॉ से वैल्यू आई, टोटल प्रेशर मेरा उससे ज्यादा मिला है, तो उस टाइम पे क्या होगा? वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा रॉल्स लॉ से. और जो दूसरे सॉल्यूशन होते हैं वो, उसमें जब PT लेस देन हो जाएगा तो वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा. तो उसमें ऐसा ग्राफ बनता है और इसमें इस तरह का ग्राफ बनता है. अब अगर हम सोचे तो यहाँ पे टोटल प्रेशर इस केस में क्या है? ज्यादा हुआ है, मतलब जो बाद वाले इंटरेक्शंस है वो वीकर रहे होंगे. ये तो हम अपने कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि जो पहले इंटरेक्शंस है वो स्ट्रॉन्गर रहे होंगे तो उनको उड़ने में कम टाइम लगा होगा. पर जब वो सॉल्यूशन बना तो उनके बीच में सॉलिड सॉल्वेंट इंटरेक्शन वीकर हो गए, तो वो इजीली वेपराइज कर पाएगा. तो मतलब उसका प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा. तो हमको रट्टा नहीं मानना इसका कि ये कैसे करना है, इसको सोच के ही सॉल्व करना पड़ेगा. ये तुमको कंफ्यूजन लगेगा कि एक में ज्यादा एक में कम है, जस्ट उल्टा है उसका. जो पॉजिटिव में आएगा, जैसे पॉजिटिव में डेल्टा H मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 आती है, तो नेगेटिव में लेस देन 0 आएगी. यहाँ पे डेल्टा V मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 है, वहां पे लेस देन आएगी. और अब अगर हम बात करें आगे जाके हम एजियोट्रॉप पढ़ेंगे, तो जो अगर किसी का प्रेशर हाई है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कहलाते हैं या बनाते हैं वो कॉम्पोजिशन.
तो अगर किसी का प्रेशर हाई है तो इन दोनों में से कौन सा बनाएगा, मिनिमम वाला या मैक्सिमम वाला? ऐसे मिक्सचर बनाते हैं ये, जो एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं या फिर एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। तो अगर प्रेशर हाई वाला है, मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, वो कैसा मिक्सचर बनाएंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप बनाएंगे, और जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं वो मैक्सिमम वाले। तो हमको इस कॉन्सेप्ट पे ही उसको पढ़ना है। हम ये जो भी मैंने बताया सब लिखेंगे डिफरेंसेस के फॉर्म में, और फिर उसको ध्यान इस तरीके से रखना है कि सोच के कि इंटरेक्शन अगर वीक हो रहा है तो मतलब उसका टोटल प्रेशर बढ़ रहा होगा और वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, तो वो मिनिमम बॉइलिंग होगा। ठीक है, और उसके एग्जाम्पल मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, वो डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा पेपर में। ठीक है, लिखो आइडियल सॉल्यूशन, लिखो पहले क्या होता है। अच्छा, पहले हेडिंग में कुछ नहीं लगाया ना मैंने, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन डाल लो, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। These are the solution which follow Raoult's law over all composition, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा P ऑब्जर्व हुआ है वो एक्चुअली किसके इक्वल है, ये P टोटल के इक्वल, और P टोटल किसके इक्वल है, XA PA नॉट प्लस XP PB नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन आइडियल गैस के लिए वैलिड है। एक्चुअली में यही से तो पता चला कि ये सॉल्यूशन रॉल्स लॉ के हिसाब से तो हमने प्रेशर निकाल लिया था, पर एक्सपेरिमेंटली हमको उससे ज्यादा प्रेशर मिला था, तो पता चला कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो उस पी टोटल को मैंने पी ऑब्जर्व का नाम दे दिया बस। आइडियल सॉल्यूशन में तो एक ही रहता है, यही तो आइडियल की खास बात है, बाकियों में नहीं रहता है। दो डेविएशन है, पॉजिटिव में मोर देन और नेगेटिव में लेस देन। लिख लिया ये, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। those solution which do not follow Raoult's law, over all composition तो इस केस में P ऑब्जर्व क्या रहेगा, या तो मोर देन या फिर लेस देन, मतलब इसके नॉट इक्वल टू रहेगा। तो लिख लो P ऑब्जर्व इज नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वेशन बना लेना, कहीं लिखने लग जाओ, ये एरो लगा के और यही लिख लो, P ऑब्जर्व is not equal to XA PA naught plus XB PB naught। लिख लिया, अब लिखो now non ideal solution is categorized or can be categorized into two category,
तो इस केस में पी ऑब्जर्व कैसा रहेगा? जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं मोर देन एक्स ए पी बी, और सेकेंड कैटेगरी है जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। मार्कर लेके आना है। बात क्या करने लगे हो? ये तुम्हारे बोर्ड वालों का भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। कौन? अगर सारे प्रोसेस हो रहे हैं तो डेल्टा जी सब में क्या रहेगा? डेल्टा जी, अगर कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी क्या रहता है? नेगेटिव। तो वो सबके लिए ही नेगेटिव रहेगा, और डेल्टा एस सबके लिए ही क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। किसी को भी इन पॉइंट्स में डाउट है? पर समझ आ गया ना? इसका जवाब नहीं दिया। लिख लिख के कुछ नहीं होने का जब तक समझ नहीं आएगी। क्या? ए और बी, ये ए बी का फाइनल वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, एक बार इसको सुन लो। हमने देखा आइडियल सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो करे। अगर रॉल्स लॉ को फॉलो करे तो टोटल टेम्परेचर या ऑब्जर्व्ड प्रेशर किसके इक्वल आएगा? सॉरी, टोटल प्रेशर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स ए। ठीक है, इस केस में दोनों तरह की इंटरेक्शंस क्या होती है? सेम होती है। और वी मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन के केस में जीरो, मतलब बिफोर मिक्सिंग जो वॉल्यूम रहा होगा और आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम रहा होगा वो सेम रहेगा, तो वो कांस्टेंट है। एच मिक्सिंग कितना होता है? जीरो, क्योंकि इंटरेक्शन सेम है तो कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई नहीं करनी पड़ रही है। और डेल्टा जी मिक्स प्रोसेस हो रहा है तो नेगेटिव रहेगी, और डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव रहती है। अब जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते,
मतलब जिसमें ऑब्जर्व प्रेशर इसके इक्वल नहीं होगा। तो उसमें दो कैटेगरी है, एक पॉजिटिव डेविएशन जो शो करता है और एक जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो भी टोटल प्रेशर आ रहा है उससे कुछ ज्यादा है, तो मतलब पी ऑब्जर्व किससे, इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। अगर पी ऑब्जर्व ग्रेटर देन है मतलब प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब इंटरेक्शन कैसी हो गई होगी मिक्सचर की, वीक हो गई होगी, तभी तो वो वेपराइज हो पाएगी। वीक इंटरेक्शन रहेगी तो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी वो। वी मिक्सिंग यहाँ पे क्या रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। एच मिक्सिंग भी यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, और ये दोनों सेम रहेंगे। जो था सेकेंड टाइप है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, नेगेटिव डेविएशन जो शो करता है। नेगेटिव डेविएशन में पी ऑब्जर्व लेस देन होता है। अब लेस देन है तो इंटरेक्शन क्या हो गए होगे, ज्यादा हो गए होगे, स्ट्रॉन्गर हो गए होगे। वी मिक्सिंग लेस देन जीरो रहेगा इस केस में, एच मिक्सिंग भी लेस देन। कि यहां पे मुझे एनर्जी देनी पड़ रही थी ए और बी को तोड़ने के लिए ताकि वो मिक्स हो सके। यहाँ पे थोड़ा वीक है तो कम में काम चल जाएगा, तो चेंज नेगेटिव रहेगा। और डेल्टा जी मिक्सिंग यहाँ पे नेगेटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग यहाँ पे पॉजिटिव। ऊपर वाला लिख लिया है? क्या ज्यादा की होगी? बस वही हमको, जब हमने लिक्विड को मिक्स किया तो प्रेशर अपना गया है बढ़। तो वोलेटाइल नेचर मतलब अब वेपर्स का भी कुछ वॉल्यूम रहेगा ना, इसका एग्जैक्ट रीजन तो मेरे को देखना पड़ेगा। नहीं, ये मिक्सिंग की बात कर रहे हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहे हम। मिक्सिंग के बाद जो वॉल्यूम और मिक्सिंग से पहले जो वॉल्यूम था उसकी बात कर रहे हैं। प्रेशर से क्या रिलेट कर रही हूँ? पर हर जगह पे हर जगह पे सेम रूल नहीं लगा सकते हम। जो हमको एक डेफिनेशन पता है, ऐसा नहीं है कि वो हर जगह एप्लीकेबल होगा। हम वहां पे उस वेवर प्रेशर की बात कर रहे थे, या जो भी है उस गैस के प्रेशर की बात कर रहे थे, जो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। आइडियल गैस में हम ये इक्वेशन पढ़ते हैं, यहाँ पे हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो प्योर वाले कर्व थे उनको भी ऊपर से डेविएट कर दिया। ये प्योर PA का कर्व था, ये प्योर PB का कर्व था। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A और पार्शियल प्रेशर ऑफ B, उनके कर्व थे ये वाले स्ट्रेट लाइन वाले। तो इनको भी अगर ऊपर वाले में डेविएशन है तो इनमें भी डेविएशन दिखाना है।
ये एग्जाम्पल्स उंगलियों पे तुमको याद रहने चाहिए, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। जान ही सकते हो, लिख कर दो। ग्राफ में किसी को प्रॉब्लम है, कैसे बना रखा है ये? लिख रहे थे, बड़ा तेजी से लिखता है। ग्राफ का सिंपल पॉजिटिव डेविएशन दिखा रखा है। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, या ए जो बी जो भी, जहां तक हम फाइनल तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल में आपको, अगर आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो सिंपल, अगर तुमसे पूछते हैं कि CCl4 प्लस CHCl3 शोज पॉजिटिव डेविएशन वाई, तो इसके एक्सप्लेनेशन में यही चीज लिखनी है, इंटरेक्शन वाली, कि बाद में इंटरेक्शन उसके क्या हो जाते हैं, वीकर हो जाते हैं, जो उसके प्योर स्टेट में रहते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में एक का उल्टा बना के दूसरा का आंसर लिख देना। और ये एग्जांपल्स प्लीज अच्छे से कर लेना। ये आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।